शुभ प्रभात। भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उससे जुड़ी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित इस विस्तृत चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। सभी को शुभ प्रभात। आज 10 मार्च 2026 है। आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति का शीर्षक है मेडिटेरेनियन फ्लैश पॉइंट, रशियन एलएनजी टैंकर अटैक, यूएस ईरान एस्केलेशन एंड डेडली माइग्रेंट क्रॉसिंग्स। और आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं को यह सूचित करना आवश्यक है कि हमारी ये प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। बिल्कुल, और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा जनरेट किया गया है, जो कि एक आधुनिक एआई पावर्ड न्यूज एप्लीकेशन है। देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना अत्यंत प्रासंगिक होगा कि स्टाइलो न्यूज असल में स्टाइलो इंटेलऑप्स सॉफ्टवेयर का ही एक उपभोक्ता संस्करण है। जी, मूल रूप से इसे दुनिया भर की सरकारों, सैन्य संस्थानों और बड़े व्यवसायों के वैश्विक निर्णय निर्माताओं के लिए डिजाइन किया गया है। जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस टूल के माध्यम से सुनने वालों तक वो सटीक जानकारी पहुंच रही है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर वैश्विक स्तर के ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। सही कहा, ये एक विशेष पहुंच है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य पिछले 2 हफ्तों के दौरान घटी घटनाओं के पैटर्न को समझना है। हम इनके स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का बिना किसी पूर्वाग्रह के विश्लेषण करेंगे। केवल तथ्यों के आधार पर, कोई पक्षपात नहीं। बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा का आरंभ वर्तमान भू राजनीतिक तनावों से करते हैं। 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा कुछ सैन्य हमले किए गए। और इन हमलों का स्पष्ट लक्ष्य ईरान की परमाणु क्षमताएं थीं। जी, प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके जवाब में ईरान ने भी त्वरित कार्रवाई की। ईरान की तरफ से बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और भूमध्य सागर के पास साइप्रस में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए गए। इस घटना के रणनीतिक महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। ये कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने की एक स्थापित रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि तनाव एक नए और गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। हाँ, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निधन की खबर। बिल्कुल। सर्वोच्च नेता का निधन इस पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में अस्थिरता का एक बहुत बड़ा कारक बन गया है। जब किसी देश में नेतृत्व का ऐसा शून्य पैदा होता है तो आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर अनिश्चितता बढ़ती है। और क्षेत्रीय देश तथा वैश्विक महाशक्तियां अब इस बात पर नजर रख रही हैं कि ईरान का अगला नेतृत्व किस दिशा में कदम बढ़ाएगा। इन सैन्य गतिविधियों का सीधा असर अब भूमध्य सागर और यूरोपीय सुरक्षा ग्रिड पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जी, वर्तमान स्थिति यह है कि भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसेना का विशाल विमान वाहक पोत यूएसएस गराल्ड आर फोर्ड तैनात है। इसके अतिरिक्त इटली में स्थित अमेरिकी और नाटो सैन्य ठिकाने भी हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इटली के इन ठिकानों में विशेष रूप से सिगोनेला और एवियानो का नाम प्रमुख है। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि सिसिली द्वीप पर स्थित सिगोनेला बेस यह भूमध्य सागर में निगरानी और नौसैनिक ऑपरेशंस के लिए अमेरिका और नाटो का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एवियानो बेस लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए जाना जाता है। इन ठिकानों का हाई अलर्ट पर होना यह दर्शाता है कि सैन्य नेतृत्व किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। इस भारी तनाव के बीच इटली की अपनी राजनीतिक स्थिति भी विचारणीय है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और रक्षा मंत्री ग्विडो क्रोसेटो ने आधिकारिक बयान दिया है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इटली किसी भी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। बिल्कुल, उनका यह बयान स्पष्ट करता है कि वे केवल अपने पुराने द्विपक्षीय समझौतों का पालन कर रहे हैं। यह एक बहुत ही सधा हुआ और तटस्थ कूटनीतिक रुख है। नाटो और अमेरिका का मुख्य उद्देश्य फिलहाल कूटनीतिक भाषा में जिसे डिटरेंस या सैन्य निरोध कहा जाता है, उसे बनाए रखना है। निरोध का अर्थ है अपनी सैन्य शक्ति को इस तरह प्रदर्शित करना कि विरोधी पक्ष हमला करने से पहले विचार करे। सही कहा। और इसके समानांतर संयुक्त राष्ट्र लगातार कूटनीतिक माध्यमों से संवाद स्थापित करने और शांति बहाली की मांग कर रहा है। अगर हम सोशल मीडिया और अन्य सूचना माध्यमों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि जनमत भी बटा हुआ है। कुछ वर्ग कड़े सुरक्षा उपायों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य युद्ध के संभावित विस्तार को लेकर भारी चिंता जता रहे हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच 3 मार्च 2026 को भूमध्य सागर में एक और गंभीर घटना सामने आई। माल्टा के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के निकट की घटना। जी, आर्कटिक मेटा गैस नामक एक रूसी एलएनजी टैंकर पर हमला हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वह डूब गया। या एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस के महत्व को समझना होगा। इस टैंकर का डूबना केवल एक समुद्री दुर्घटना नहीं है,
ये एक बड़ा आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव डालने वाली घटना है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से इस घटना के लिए यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन्स को जिम्मेदार ठहराया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक मोड़ है। काला सागर में चल रहा संघर्ष अब माल्टा तक पहुंच गया है, जो कि यूरोप के बिल्कुल मध्य में है। ये हमला ठीक उस समय हुआ है जब नाटो सेनाएं मध्य भूमध्य सागर में अपना नियमित युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तथ्य ये दर्शाते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्गों के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं। इससे तटीय देशों की सुरक्षा चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ गई हैं और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। जब माल्टा के पास रूसी गैस आपूर्ति बाधित होती है तो यूरोप और अफ्रीका को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नए विकल्पों की ओर देखना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि हम उत्तरी अफ्रीका में इतने बड़े रणनीतिक बदलाव देख रहे हैं। लीबिया का उदाहरण यहाँ सबसे प्रासंगिक है। तथ्य बताते हैं कि लीबिया अपनी ऊर्जा नीति में एक व्यापक बदलाव कर रहा है। वे रूसी ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं और इसके बजाय वे विटोल, ट्रैफिगुरा और टोटल एनर्जीज जैसी प्रमुख पश्चिमी ऊर्जा कंपनियों के लिए अपना घरेलू बाजार खोल रहे हैं। यह कदम लीबिया को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक वैधता प्रदान करने का एक प्रयास प्रतीत होता है। उनका स्पष्ट लक्ष्य है कि 2026 के मध्य तक प्राकृतिक गैस उत्पादन को 1 बिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन तक ले जाया जाए। और इस दिशा में लीबिया को अमेरिकी समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सलाहकार मसाद बोलोस इसमें सक्रिय हैं। साथ ही एफ्रीकॉम के कमांडर डैगविन एंडरसन भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एफ्रीकॉम अमेरिकी रक्षा विभाग का वो हिस्सा है जो अफ्रीका महाद्वीप में सैन्य ऑपरेशंस देखता है। अमेरिका के इस समर्थन से लीबिया के पूर्वी और पश्चिमी गुटों के बीच सैन्य और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक स्थिर लीबिया भूमध्य सागर क्षेत्र में एक बहुत ही विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार बन सकता है। लीबिया के इन घटनाक्रमों के साथ साथ तुर्की भी इसी क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। हाँ, तुर्की ने सोमालिया और लीबिया में अपनी सैन्य और ऊर्जा उपस्थिति काफी बढ़ा दी है। तुर्की ने क्रेते द्वीप के दक्षिण में शेवरॉन कंपनी और ग्रीस द्वारा किए जा रहे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण का कड़ा विरोध भी किया है। तुर्की का तर्क है कि वो अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर ग्रीस और इजराइल जैसे देश इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। और इसी चिंता के कारण कूटनीतिक गठजोड़ तेजी से आकार ले रहे हैं। इजराइल में हाल ही में 3+1 समूह की एक गुप्त बैठक हुई है। इस समूह में ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। उद्देश्य स्पष्ट है, तुर्की के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। इस क्षेत्र में सैन्य हथियारों की खरीद भी चर्चा में है। उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया ने रूस से Su-57 फाइटर जेट्स खरीदे हैं। Su-57 एक उन्नत स्टिल्थ फाइटर जेट है। अल्जीरिया द्वारा इसकी खरीद उत्तरी अफ्रीका के पारंपरिक सैन्य शक्ति संतुलन को काफी हद तक बदल देती है। इन सभी रणनीतिक और सैन्य बदलावों का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ रहा है। बिल्कुल। मध्य पूर्व और भूमध्य सागर के इन तनावों को देखते हुए कोनोकोफिलिप्स जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में स्पष्ट उछाल दर्ज किया गया है। भू राजनीतिक और आर्थिक हलचलों से आगे बढ़ते हुए अब हम इस क्षेत्र के एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की ओर आते हैं, प्रवासन संकट। प्रवासन यानी माइग्रेशन की स्थिति इस समय बेहद गंभीर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2026 की शुरुआत प्रवासियों के लिए पिछले एक दशक की सबसे घातक शुरुआत रही है। भूमध्य सागर को पार करने के प्रयास में अब तक 600 से अधिक प्रवासियों की मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में क्रेते के पास एक नौका पलटने की दुखद घटना हुई और इटली के कैलाब्रिया तथा सिसिली के तटों पर कई शव बहकर आने की खबरें भी दर्ज की गई हैं। इस संकट के मूल कारणों को समझना आवश्यक है। लीबिया में 43% आबादी इस समय गरीबी रेखा से नीचे है। वहीं मिस्र से 17,000 से अधिक लोगों ने 2025 में आर्थिक तंगी के कारण ये खतरनाक समुद्री यात्रा की थी। इस मानवीय संकट से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों की नीतियां काफी अलग हैं। इटली की सरकार ने सीमा नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। इसके तहत उन्होंने समुद्र में नौसैनिक नाकेबंदी को कानूनी मंजूरी दे दी है। और इसी सख्त नीति के चलते इटली ने बचाव कार्य में लगे एक जर्मन NGO के जहाज ह्यूमैनिटी 1 को हिरासत में लिया है। यूरोपीय संघ का भी इस मुद्दे पर अपना रुख है। उनकी सीमा एजेंसी, जिसे फ्रंटेक्स कहा जाता है, ने आंकड़े जारी किए हैं। फ्रंटेक्स के अनुसार लीबिया के साथ किए गए कड़े सीमा नियंत्रण समझौतों के कारण 2025 में अवैध प्रवासन में 26% की कमी आई है।
इटली और यूरोपीय संघ का मानना है कि सख्त सीमा नियंत्रण ही लंबे समय में जनहानि को रोक सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दृष्टिकोण इसके विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और कई धार्मिक नेताओं ने इन नीतियों को अमानवीय बताया है। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में लीबिया के भीतर प्रवासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विस्तृत विवरण दिए गए हैं। सुनने वालों के सामने यहाँ एक स्पष्ट नीतिगत द्वंद्व है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क है, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार रक्षकों का तर्क है कि शरणार्थियों के बुनियादी अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा जटिल मुद्दा है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक सहमति नहीं है। सही कहा। अब राजनीति से थोड़ा अलग हटकर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के कुछ आश्चर्यजनक घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। भूमध्य सागर क्षेत्र में अत्यंत असामान्य मौसमी बदलाव दर्ज किए गए हैं। इटली में सहारा रेगिस्तान की धूल का एक विशाल चक्रवात आया है। इजराइल में एक अत्यंत गंभीर रेतीला तूफान आया जिसने जनजीवन को प्रभावित किया। पर्यावरण से जुड़ा एक और तथ्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का है। भूमध्य सागर में समुद्री घास की मात्रा तेजी से कम हो रही है। समुद्री घास वायुमंडल से कार्बन सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका नष्ट होना कार्बन उत्सर्जन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। इन पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुष्टि की है कि लीबिया ने अपने यहाँ ट्रैकोमा बीमारी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ट्रैकोमा अंधापन पैदा करने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इसका उन्मूलन एक सराहनीय स्वास्थ्य उपलब्धि है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी कुछ हलचल है। ट्यूनीशिया में इस वर्ष जैतून के तेल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। उत्पादन 5 लाख टन के आंकड़े को पार कर गया है। इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर गई हैं, जिससे इटली के उत्पादक चिंतित हैं। व्यापार और रसद को लेकर मिस्र भी सक्रिय है। मिस्र क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सल्लूम में एक नए ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण कर रहा है। संस्कृति और कूटनीति से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य भी हैं। पॉप कल्चर में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित वीडियो गेम सडन स्ट्राइक 5 PS5 पर रिलीज होने जा रहा है। कूटनीति की बात करें तो वेटिकन से घोषणा हुई है कि पोप लियो 14वां 2026 में 4 अफ्रीकी देशों की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस विस्तृत चर्चा के अंतिम चरण में आइए उन संभावित घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। श्रोताओं को आने वाले हफ्तों में यूरोपीय और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट की स्थिति की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में होने वाली संभावित कूटनीतिक वार्ता के परिणाम भी बहुत अहम होंगे। भूमध्य सागर में बढ़ती नौसैनिक गश्त पर भी नजर रखना आवश्यक है। और अप्रैल 2026 में पेरिस एनर्जी फोरम आयोजित होने वाला है। इस फोरम में अफ्रीका के LNG सेक्टर में बड़े निवेश के फैसले लिए जा सकते हैं। चर्चा को समाप्त करने से पहले विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न। भूमध्य सागर में आज एक तरफ महाशक्तियों के जंगी जहाज तैनात हैं और दूसरी तरफ इस क्षेत्र का मौसम और पर्यावरण तेजी से बदल रहा है। क्या ये संभव है कि आने वाले दशकों में इस क्षेत्र के राजनीतिक नक्शे को कोई युद्ध या संधि नहीं, बल्कि ये तेजी से बदलता पर्यावरण और समुद्र के भीतर की हलचल तय करेगी? ये निश्चित रूप से गहराई से विचार करने वाला एक परिप्रेक्ष्य है। और चर्चा के अंत में हम श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि आज प्रस्तुत की गई ये पूरी जानकारी स्टाइलो न्यूज द्वारा प्रदान की गई है। जी, स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से डाउनलोड कर सकता है। ये ऐप सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, से डेटा एकत्र करता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपने लिए इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ कस्टमाइज कर सकते हैं। जो श्रोता तथ्य आधारित न्यूज प्राप्त करना चाहते हैं वे www.stylonews.com पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑन डिमांड AI पावर्ड न्यूज के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। भविष्य की गहरी छानबीन के लिए श्रोताओं के सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए स्टाइलो न्यूज़ को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। सुरक्षित रहें।